हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली एकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हालांकि समय तो काफ़ी हो जा रहा है, बीच में गैपिंग के काफ़ी हो जा रहे हैं, कुछ वजह रहते हैं, गैपिंग ज़्यादा हो जा रहे हैं बीच में, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे के अनुसार मैं आपका जितना मैंने वादा किया है, जितना मैंने कहा आप सभी से उतना मैं जो है पूरा करके अवश्य दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, वक्त ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर मतलब जो हम लोग बहुविकल्पी का सेशन लेके चल रहे थे। ठीक है, बहुविकल्पी के सेशन में हम लोग भूगोल का इतिहास का पूरा कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें जो भूगोल का बचा हुआ है, भूगोल का अभी अर्थशास्त्र का कुछ बचा हुआ है, कुछ सेगमेंट। ठीक है, तो उसी को हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं समकालीन भारत और उसका जो इकाई खंड द्वितीय है भूगोल। भूगोल से आपका 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से तात्पर्य यह है कि आपके कक्षा 6, 7, 8 से लेकर के आपका एमए बीए तक और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहाँ पर भी बखूबी पूछा जाता है। हालांकि इसका लेवल थोड़ा डाउन मतलब डीप हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर खूब धमाकेदार से इसकी एंट्री होती है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न है इसमें से सही विकल्प आपको चयन करना है। आप फिर वही आप अपनाएंगे। आप पहले प्रश्न अपना लिख लेंगे 1, 2, 3 करके, फिर अपना ए बी सी जो भी आप लगाएंगे उसके बाद मेरे उत्तर से आप मैच करते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। इसमें बड़ा जटिल शब्द है। एक है अपक्षयित पदार्थ, अपक्षयित पदार्थ है। ठीक है, अवशिष्ट भार के त्याग को, भार को त्यागता। अवशिष्ट भार का मतलब यह है कि जितना भार है उसमें अपरदित होते हुए करता लास्ट में जो बचता है वही बचता है। ठीक है, वही बचता है। तो ऐसा कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। कोयला, ऑप्शन ए कोयला, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा सोना और चौथा जस्ता। चलिए देखिए, कोयला मैंने आप सभी को बताया है कोयला कैसे बनता है। ठीक है, समय ने बताया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। इसमें आपका उत्तर सही होगा ख। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा बॉक्साइट, ये आपका सही उत्तर होगा। बॉक्साइट जो होता है चट्टानों के अपघटन से बनता है। जब अपघटन के बाद जो अंतिम हिस्सा बनता है बचता है उसमें बॉक्साइट होता है। हालांकि जो इग्नियस रॉक होते हैं, अग्नि चट्टान होते हैं, उनके विघटन से अग्नि चट्टानों में से ही जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब वहीं से निकलता है। ठीक है, तो आपका बॉक्साइट भी वहीं से निकलता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बॉक्साइट। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित किस राज्य का अग्रणी उत्पादक है। मतलब किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा प्रश्न है कौन सा खनिज झारखंड के कोडरमा जो है झारखंड में है। ठीक है, तो वहाँ कोडरमा खान है, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी खनिज है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बताइए। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन आपका है बॉक्साइट, ख आपका है अभ्रक, ग आपका है लौह अयस्क और चौथा आपको शायद विजिबल ना हो रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ तांबा। ठीक है, आपका घ ऑप्शन है क्या है? तांबा है। तो पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा अभ्रक, तीसरा लौह अयस्क और चौथा तांबा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा तांबा होगा। ठीक है, जो कोडरमा है वो झारखंड पाया जाता है। कोडरमा को माइका सिटी के नाम से भी जानते हैं। माइका सिटी आप उसके इंडिया के नाम से जानते हैं। मतलब आप हिंदी में इसको कह सकते हो कि भारत की अभ्रक राजधानी, भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। यहाँ पर अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हालांकि इस खान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर राज्य स्तर पर पूछे तो राज्य स्तर में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर व अन्य क्षेत्रों में पैदा होता है। तो राज्य स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन अभ्रक का जो देता है वो आंध्र प्रदेश देता है। उसके बाद आपका झारखंड का नंबर आता है। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के संस्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। चलिए प्रश्न अच्छा है। चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। निक्षेपण और संचयन निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। 3 शब्द होता है, एक होता है अपर्दन, एक होता है निक्षेपण और एक होता है संचयन। ठीक है, अपर्दन का मतलब होता है कटना। अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपक्षयित होना। ठीक है, जैसे कोई ये है
तो यहाँ जैसे मान लो ये पर्वत है, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, तो यहाँ से जल वर्षा हुआ, आंधी तूफान आई, कुछ भी हुआ, तो कट कट के जब हिस्सा कटने लगा, ठीक है, कट कट के नीचे लुढ़कने लगा, तो इसको हम कहते हैं अपर्दन। मिट्टी है उसको उड़ा के लेकर गई। पवन में गति, मतलब अपर्दन में गति होती है, एक गतिशील क्रिया है ये अपर्दन। और जब उस गतिशील क्रिया के माध्यम से ले जाकर उसको कहीं निक्षेपित कर दे, जैसे मान लो कोई स्थान है, स्थान धूल भरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर आंधी आई या फिर हवा आया, तो हवा ने उस चीज़ को वहाँ के जो धूल कण है उसको उठाया और ले जाकर और कहीं रख दिया, तो इस उठाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। और उस फेंकने की प्रक्रिया को, उस जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं भूगोल की भाषा में। और वहाँ पर जब जमा हो जाता है, तो जमा होने के बाद जब उसका संचय हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो भूगोल की भाषा में संचयन कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के संस्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? बताइए। ऑप्शन ए तलछटी, ऑप्शन ख कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन ग आग्नेय चट्टानें, और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी मैंने इसके पहले आपको जवाब दिया था, इसका उत्तर कैसे होगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों में से बॉक्साइट निकलता है, आग्नेय चट्टानों में से सोना निकलता है, चांदी निकलता है, आदि चीज़ें उसी में से निकलता है। हालांकि उसका अयस्क निकलता है, उन अयस्कों को परिष्कृत करके शुद्ध रूप से सोना और चांदी निकाला जाता है, लेकिन उसका उत्तर कैसे होगा? आग्नेय चट्टान। अगला देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट रेत होता है, इसमें से कौन सा खनिज निकलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन ख यूरेनियम, ऑप्शन ग आपका है थोरियम, ऑप्शन घ कोयला। चलिए, इसमें जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण भी जो है वो थोरियम है। थोरियम अगर देखा जाए तो आपको मैं और बृहद जानकारी दूं कि यूरेनियम की अपेक्षा यूरेनियम सबसे ज़्यादा विस्फोटक माना जाता है। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि 1 किलो यूरेनियम जो है इस्तेमाल किया जाए गाड़ी में, जो बाइक होती है, तो कई सौ साल तक वो चलती रहेंगी बिना कुछ उसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल डाले, बिना कुछ पेट्रोल डाले हुए कई सौ सालों तक चलते रहेंगे। लेकिन ये यूरेनियम बड़ा महंगा होता है और विस्फोटक भी होता है, उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता इस तरीके से। तो इसलिए इसका जो थोरियम है, थोरियम से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में। मोनोजाइट जो थोरियम है वो मोनोजाइट से निकाला जाता है। आपको मैं बताऊं, जो केरल है ये आपका पूरा भारत है, भारत वाला हिस्सा है, तो भारत के इस हिस्से में इतने में, ठीक है, इस हिस्से में इतने में आपका केरल है, इतने में, ठीक है। इसी में केरल के तटों पे जो है मोनोजाइट जिससे बालू कुछ कण होते, रेत के कण होते हैं, उस कण में ही, उस मोनोजाइट में ही, ठीक है, वहीं पर जो है मोनोजाइट का उत्पादन किया जाता है। और उसी मोनोजाइट से ही, ठीक है, ठीक है, उसी मोनोजाइट से ही किसका उत्पादन किया जाता है? थोरियम का। और उसी थोरियम से ही यूरेनियम बनाया जाता है। उसी थोरियम से ही जो है काफ़ी चीज़ें निर्मित की जाती हैं। और यह थोरियम जो होता है अन्य जैसे यूरेनियम की अपेक्षा 3 गुना बेहतरीन कार्य करता है, 3 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। आप कह सकते हो ज़्यादा प्रभावी, 3 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरा 3 गुना ज़्यादा प्रभावी तो है, और दूसरा ये है कि ये उससे यूरेनियम की अपेक्षा ज़्यादा पाया भी जाता है। और तीसरा ये है कि यह प्रकृति के लिए हितैषी भी माना जाता है अपेक्षाकृत अन्य जो यूरेनियम है, अन्य विस्फोटक पदार्थ हैं, उनकी अपेक्षा थोरियम जो है ज़्यादा पर्यावरण का हितैषी भी माना जाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर कैसे होगा? मोनोजाइट से क्या निकला जाता है? थोरियम। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, थोरियम उत्पादन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज मैं आपको बताऊं कि धात्विक और धात्विक 2 शब्द होते हैं, ठीक है। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। धात्विक और एक अधात्विक। खनिजों को जो है दो भागों में बांटा गया है, धात्विक अधात्विक। धात्विक का मतलब होता है धातु, अधात्विक मतलब इसमें लौहांश पाए जाएंगे, इसमें लौहांश पाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें जो लौहांश अनुपस्थित रहेगा, नहीं पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा, पहला हुआ। दूसरा, चमकीले होते हैं। जो धात्विक होते हैं वो चमकीले होते हैं और वे चमकीले नहीं होते। चमकीले, अधात्विक जो होते हैं चमकीले नहीं होते। तीसरा आप कह सकते हो, इन्हें गलाने पर, जो धात्विक होते हैं इन्हें गलाने पर खनिज की प्राप्ति होती है। मतलब किसी न किसी धातु की प्राप्ति होती है, खनिज या धातु की प्राप्ति होती है। इसमें कहते हो कि इसमें कुछ नहीं प्राप्त होता, उसको यदि गला दिया जाए तो गुम हो जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता। चौथा इसका ऑप्शन आप चौथा बता सकते हो, किसी पीटने पर
धात्विक को इसे पीटने पर जो है विस्तार होता है या बढ़ता है या फैलता है। क्या होता है? विस्तार होता है। लेकिन इसे क्या होता है? इसे पीटने पर ये भंगुर है, टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? पीटने पर टूट जाते हैं। समझ में आया? अब इसको उदाहरण देख लो। जैसे उदाहरण में सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, चांदी हो गया आदि, ये सब चीज़ें, ठीक है, जिसमें लॉस की मात्रा भी होती है। और इधर क्या हुआ? पीटने पर क्या होता है? टूट जाता है। जैसे आपका अभ्रक हो गया, ठीक है, हीरा हो गया आदि आदि चीज़ें, इतना जानो, ठीक है। तो चलिए, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि धात्विक खनिज। आप देखिए खुद में लगाइए, इसमें आपके उत्तर क्या से होगा? अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा, एल्यूमिनियम खनिज किसका खनिज, मतलब किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या से होगा? ऑप्शन आपका ये है बॉक्साइट, ऑप्शन ख मैग्नीज, और तीसरा है लौह अयस्क, और चौथा है सीसा। इसमें जो आपका उत्तर से होगा वो क्या से होगा? मैग्नीज, बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है, और बॉक्साइट विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा तो उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किरानीगंज कोयले की खान स्थित है। प्रश्न है किरानीगंज जो कोयला खान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ख बिहार, ऑप्शन ग झारखंड, ऑप्शन घ उड़ीसा। चलिए देखिए, जो रानीगंज है उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। जो रानीगंज कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। अगला प्रश्न, मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई जो हाई तट क्षेत्र है, आप देखेंगे तो ये गुजरात है, इसी के नीचे यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। ये गुजरात है और यहाँ पर मुंबई है, और यही जो हाई तट क्षेत्र होता है, ये यहीं पर जो है भारत का सर्वोच्च तेल, भारत का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है। तेल मतलब खनिज तेल, ठीक है, तेल उत्पादक। भारत का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र ही माना जाता है, ठीक है। इसका उत्तर कैसे होगा? आपका खनिज तेल, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर कैसे होगा? खनिज तेल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य, कई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मुंबई हाई का, ठीक है, मुंबई हाई का क्षेत्र। भारत में अभ्रक उत्पादन किस राज्य में प्रथम स्थान है? अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आंध्र प्रदेश का नेल्लूर क्षेत्र है, कौन सा? नेल्लूर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या है, फिर आप चले जाएंगे झारखंड, कोडरमा, इन सब क्षेत्र में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? चलिए देखिए, हालांकि इस प्रश्न में दिया गया है, ये मुझे लग रहा है प्राचीन, मतलब बहुत समय पहले का प्रश्न है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं। जो कोयला उत्पादन होता है, कोयला उत्पादन में देखिए तो पहला सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है वो पहला है उड़ीसा, ओडिशा इसको कहते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा आपका है झारखंड, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन में प्रथम स्थान, ठीक है। अगर निम्नलिखित में दिया होता तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कहा कि इसमें प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान है नहीं, वो हालांकि तीसरा स्थान पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका उत्तर कैसे होगा? झारखंड, क्योंकि तीसरा स्थान यही है और उसमें सबसे पहला जो है, सबसे ज़्यादा जो है झारखंड का उत्पादन होता है, इसलिए उत्तर इसका कैसे होगा? झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या, कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? ऊर्जा संसाधन आप सब जानते हो, ठीक है, ऊर्जा संसाधन आप सब जानते हो। तो प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सी ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन 1 जल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला, और चौथा मैग्नीज। चलिए देखिए, जल है, इससे भी उत्पादन होता है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हम बनाते हैं, ठीक है, या टरबाइन बना के टरबाइन से अन्य उत्पादन करते हैं। कोयला जानते हो सब ऊर्जा का संसाधन है, पेट्रोलियम सब जानते हो जीवाश्म ईंधन है। जो मैग्नीज है ये ऊर्जा नहीं बल्कि ये खनिज है। और कैसा खनिज है? मैग्नीज धात्विक खनिज है। कौन सा? धात्विक। इसमें किसके उत्पादन में काम आता है? लौह अयस्क के, लौह इस्पात। ध्यान रखिएगा, ये लौह इस्पात
लौह इस्पात के उत्पादन में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 प्रश्न उत्तर नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन ख पेट्रोलियम, ऑप्शन ख ग सौर ऊर्जा, ऑप्शन घ प्राकृतिक। मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। परंपरागत से तात्पर्य यह है परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से, सॉरी इसको हम, चलो छोड़ो इंग्लिश छोड़ो, इसको हम जैसे कहते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी, एक को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब होता है जो नवीकरणीय संसाधन हो, परंपरागत ऊर्जा को हम, परंपरागत जो संसाधन होते हैं उसको हम गैर नवीकरणीय संसाधन में कहते हैं, गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन, और इसको क्या कहते हैं गैर परंपरागत को, ये इसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, परंपरागत का मतलब प्राचीन काल से ही जो पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, जो ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो अपनाए जा रहे हैं उसको हम परंपरागत संसाधन के नाम से जानते हैं। और गैर परंपरागत का मतलब ये है कि जो हम नया उत्पादन कर रहे हैं, ताकि नए नए क्षेत्रों को अपना रहे हैं, नए ऊर्जा के स्रोत को अपना रहे हैं, जो पर्यावरण की हितैषी है। जो परंपरागत संसाधन होता है क्या होता है, पर्यावरण के प्रति क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषक होता है, और ये प्रदूषक नहीं होता है, पर्यावरण हितैषी होता है। क्या होता है, पर्यावरण हितैषी होता है, ये पर्यावरण हितैषी होता है, और ये पर्यावरण प्रदूषक होता है। इसमें जैसे मैं आपको उदाहरण दूं गैर परंपरागत में, तो जीवाश्म ईंधन आ जाते हैं। जीवाश्म मतलब ऐसे ईंधन जो समाप्त होने के कगार पर हैं। ये पुनः, जैसे जीवाश्म ईंधन का मतलब पेट्रोल, कोयला, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ें। और इधर क्या आ जाएगा, पर्यावरण जो हितैषी हो, इसमें जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब इनकी विशेषता यह है, गैर नवीकरणीय मतलब जो परंपरागत संसाधन, इसकी विशेषता यह है कि एक बार क्षय होने पे दोबारा इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी विशेषता क्या है गैर परंपरागत की या नवीकरणीय की, इनके एक बार यदि इनका क्षय हो जाए तो दोबारा भी इनको उत्पादित किया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन ख तमिलनाडु, ऑप्शन ग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन घ राजस्थान। चलिए इसका जो उत्तर से होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो पवन का क्षेत्र है, पवन उत्पादन का क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा वहीं पर उत्पादन है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? चलिए जो झरिया प्रसिद्ध है वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला उत्पादन। कोयला सब जो है कोयला का उत्पादन किया जाता है झरिया में। अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोलार जो किससे संबंधित है? कोलार जो खान है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन ख बॉक्साइट, ऑप्शन ग सोना से, ऑप्शन घ एल्यूमिनियम से। चलिए जो कोलार, आप लोग केजीएफ मूवी देखे होंगे, केजीएफ मूवी देखे होंगे, ठीक है। उस केजीएफ मूवी का जो सीन बना था वो दक्षिणी, जो कोलार है वो दक्षिणी कर्नाटक, आप देखेंगे कि दो दक्षिणी कर्नाटक है, यहीं पर एक कोलार की खान है, ठीक है, जहाँ से सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो सोना उत्पादन वहीं पर होता है, कोलार में ही। क्या नाम है? कोलार। और यहीं पर केजीएफ मूवी बनी थी, इसी क्षेत्र को लेकर के, इस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में केजीएफ जो मूवी बनी थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इसमें तो मतलब इसका उत्तर कैसे होगा? सोना। अगला रानीगंज प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन ए है इसमें कोयले का, ऑप्शन ग ख तांबा के लिए, ऑप्शन ख ग बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन ग घ चूना पत्थर के लिए। चलिए ऑप्शन इधर देखिए, जो उड़ीसा है, ठीक है, उस उड़ीसा में ही एक क्षेत्र है रानीगंज, और वो जो है महानदी के किनारे है। वहाँ पर क्या होता है, कोयले का उत्पादन मतलब कोयले का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है रानीगंज में, काफ़ी चर्चित स्थल है। तो उस रानीगंज में क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है। तो अर्थात वो जो स्थान है किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से। रानीगंज जो है कोयला उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है कौन सा? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन ए ख का चीन है, ख जापान, ग अमेरिका, घ भारत। तो इसका उत्तर क्या होगा? क चीन, ठीक है। अब अगला देखिए, बॉक्साइट संबंधित है। बॉक्साइट का जो है किससे, मतलब किससे इसका उत्पादन होता है?
ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन ख तांबा, ऑप्शन ग जस्ता, ऑप्शन घ एल्यूमिनियम। तो इसका जो निष्कर्षण होता है बॉक्साइट का वो एल्यूमिनियम से होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, करेक्ट निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। मैंने अभी आपको बताया कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं कौन कौन से होते हैं, धात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर देखिए, ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन ख जिप्सम, ऑप्शन ग तांबा और ऑप्शन घ हीरा। चलिए यह बिल्कुल स्पष्ट होगा इसमें तांबा। ठीक है, अभ्रक जो होता है, जो जिप्सम होता है, जो हीरा होता है, सब अधात्विक खनिज मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, धात्विक खनिज तांबा। तांबा पीटने पे फैलेगा, तांबा चमका, तांबे में चमक होती है। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीज आवश्यक है, मतलब मैग्नीज का उत्पादन, जो मैग्नीज उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, या किस क्षेत्र के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी है या उपयोग में लिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला तांबा उद्योग के लिए, ख लोहा इस्पात उद्योग के लिए, ग एल्यूमिनियम उद्योग के लिए और घ इनमें से किसी उद्योग के लिए नहीं। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा लौह इस्पात। मैंने आपको बताया था ना, जो स्टील निर्माण करने में इसका सबसे बहुत ज़्यादा भूमिका है, इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर क्या सही होगा, लौह इस्पात उद्योग के लिए। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 21, एंथ्रेसाइट का संबंध किस क्षेत्र खनिज से है। एंथ्रेसाइट तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। चलिए देखिए, मैंने बीच में आपको बताया था कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोयले प्रकार होते हैं और ये कार्बन के आधार पर, किसके आधार पे, कार्बन के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वही सबसे बेहतरीन मतलब माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन होगा वही सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। तो ऊपर से लेकर नीचे इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है। इसमें कार्बन कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है और इसमें सबसे ज़्यादा है। अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा कोयला जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा किसमें है, एंथ्रासाइट। तो सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट में, जो भारत में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो क्या सही होगा, एंथ्रासाइट का संबंध किससे है, कोयले से है। अगला है प्रश्न उत्तर में 22, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत उद्योग है। चलिए आधारभूत उद्योग पहले मतलब समझ लीजिए। आधारभूत उद्योग से तात्पर्य यह है कि ऐसे कौन से उद्योग हैं, ऐसे कौन सा खनिज हैं जो भारी उद्योगों को संचालित करते हैं। भारी उद्योग जो बनते हैं उसको आधार कौन प्रदान करता है, कौन सा खनिज। तो जो लौह अयस्क है इसमें आपका दिया है, लौह अयस्क से ही भारी मशीनों का निर्माण किया जाता है और उन भारी मशीनों से ही भारी उद्योगों को संचालित किया जाता है। तो आपका जो उत्तर सही होगा लौह अयस्क। ठीक है, उत्तर कैसे होगा, लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल सरल सवाल है। ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, आप लोग बताएंगे इसको। इस प्रश्न को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, प्रश्न मैं आपका ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। परंपरागत स्रोत आपको ढूंढना बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 24 में आइए। कोरबा जो प्रसिद्ध है किसके लिए, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, पहला प्राकृतिक गैस के लिए, दूसरा कोयले के लिए, तीसरा सौर ऊर्जा के लिए, चौथा बॉक्साइट। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा कोयला होगा। कोयला के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। हेमेटाइट जो है एक अयस्क है, मैं आपको बताऊं हेमेटाइट तो किस खनिज से, ये कौन सी खनिज का अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन क तांबा, ऑप्शन ख बॉक्साइट, ऑप्शन ग लोहा और ऑप्शन घ लौह अयस्क। बताइए। चलिए इसका जो संबंध है ये लौह अयस्क से माना जाता है। लौह अयस्क के 4 लगभग अयस्क होते हैं। जैसे आपका हेमेटाइट पहला हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सीडेराइट, 2 अयस्क हुए। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, लिमोनाइट, और चौथा आपका पेडेराइट। पहला हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट और पेडेराइट, ये 4 प्रकार के इसके अयस्क होते हैं लोहे के। ठीक है, इन्हीं में से आपका एक संबंधित है हेमेटाइट। तो इसका उत्तर कैसे होगा, लौह अयस्क।
ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, आपको बताया हूँ, जस्ट इसके पहले मैं अभी आपको बताया हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में तो इसको मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, आप इसको करके देंगे। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, अभ्रक है, मैग्नीज है, तांबा है, लौह अयस्क है, सॉरी बॉक्साइट है। मैंने बताया कि लौह उत्पादन में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? आप ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख रहे होंगे तो उसको आसान से कर ले जाएंगे। 2 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, मतलब कौन सा धात्विक खनिज इसमें से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? पहला है ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा कोयला, तीसरा ग जो है लौह अयस्क, चौथा जो है चूना। धात्विक खनिज मतलब समझते हैं आप लोग, जो पीटने पे मतलब फैलता है, विस्तार होता है, चमकीला होता है। चलिए देखिए, अभ्रक होता है वो टूटने पे भंगुर होता है, मतलब पीटने पे भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। कोयला हो जाओ तो वो भी टूटने पे सब जानते हो टूट जाता है, मतलब भंगुर हो जाता है, वो भी चमकता नहीं है। चूना पत्थर हो तो भी अगर आप लोग पीटो तो उसको भी वो टूट जाता है, बिखर जाता है। जो लौह अयस्क होता है वो पीटने पे चमकने लगता है और फैल जाता है। हालांकि लौह अयस्क चमकता रहता है और उसको पीटने पे क्या होता है, इसमें फैलाव होता है, विस्तार होता है, तो उसको तरफ का क्या सही होगा? लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ऑप्शन कोयला, ख प्राकृतिक गैस, ग पवन ऊर्जा और घ खनिज तेल। गैर परंपरागत आपको बताना है। चलिए देखिए, जो कोयला है वो भी परंपरागत संसाधन है, क्योंकि इससे इसको उपयोग किया जाता है तो इससे निकलने वाला धुआं भी काफ़ी नुकसानदेह होता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। जो प्राकृतिक खनिज है ये भी परंपरागत संसाधन है, क्योंकि ये भी सीमित मात्रा में है, ये भी सीमित मात्रा में है। जो खनिज तेल है ये भी सीमित मात्रा में है, ये भी पर्यावरण हितैषी नहीं है। जो पवन ऊर्जा है इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय क्षति नहीं होती, ये पर्यावरण हितैषी है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या सही होगा? पवन ऊर्जा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? चलिए इसमें जो आपका उत्तर सही होगा उड़ीसा, ठीक है, आपका उड़ीसा जो है इसमें आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन ख सल्फर, ऑप्शन ग मैग्नीज और ऑप्शन घ कोयला। चलिए आप सब जान ही रहे हो, चूना पत्थर आपका क्या होता है? अधात्विक खनिज है। सल्फर क्या होता है? अधात्विक खनिज है। कोयला क्या होता है? धात्विक खनिज है। और जो मैग्नीज होता है वो धात्विक खनिज है। ये धात्विक खनिज है जो किस में उत्पादन में आ जाता है? किसके उत्पादन में? लौह अयस्क के, सॉरी लौह इस्पात के। तो इस तरह से उत्तर आपका कैसे होगा? ग मैग्नीज। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? फिर वही बात आई, परंपरागत संसाधन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप करके देंगे इसको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लिख के इसका आंसर आप लोग भेजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख है या मुख्य उत्पादक क्षेत्र है या उत्पादक है? ठीक है, तांबा का। चलिए आपको इसमें अगर उत्तर सही बताऊं तो आपको मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जैसे बालाथल घाट है, क्या है? बालाथल, वहाँ पर जो तांबा का उत्पादन बेहतरीन तरीके से होता है, मैग्नीज का भी वहाँ पर उत्पादन होता है। जो मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो तांबे का उत्पादन अच्छे मतलब बृहत स्तर पर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर के जो करीब है क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? कौन सा आग्नेय चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? आप लोग बताएंगे इसको। चलिए मैं एक प्रश्न आपके छोड़ रहा हूं कि इसको आप लोग करके देंगे, इसको आप लोग कर देंगे। चट्टान 3 प्रकार का, मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दे रहा हूं। जो चट्टान है वो 3 प्रकार का होता है। एक अग्नेय होता है, दूसरा कायांतरित होता है, तीसरा अवसादी होता है। अवसादी होता है, अग्नेय, कायांतरित और अवसादी, ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। सबसे ज़्यादा दो अयस्क पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, अग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? सोना हुआ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग आगे इसको सर्च कीजिए। कम से कम एक प्रश्न में आप स्वयं का हिम्मत लगाइए, स्वयं की मेहनत लगाइए और उसका उत्तर आप नीचे दीजिए। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग कुछ गूगल पे भी सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं इस बात को भी जानना चाहता हूँ। तो ठीक है, इस तरह से लगभग इसके 33 प्रश्न है और मुझे आशा है
पूरा विश्वास भी है कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसी 33 प्रश्न में हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आएगा भी तो इससे मतलब केवल शब्द में बदलाव होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, विचार वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, विचारधारा वही रहेगी। अगर आपने विचारधारा कॉन्सेप्ट को पकड़ा है तो आप कैसे भी करके ले जाएंगे। जैसे परंपरागत ऊर्जा पूछ लिया, परंपरागत संसाधन पूछ लिया, परंपरागत संसाधन के स्रोत पूछ लिया, तो आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से आप उसको कर जाएंगे। तो इसका जो ये आपका 33 प्रश्न थे टोटल। तो ठीक है, अब अगले चैप्टर के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए, धन्यवाद।